हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। बार बार क्यों कहती हो? अभय ने कहा। अब जैसी हूँ और जैसे आप लोग समझते हैं वही बोलूँगी ना। अभय रूही ने अभय को धक्का दे कहा। मैं उस बात को बदल नहीं सकता हूँ या उस शब्द को वापस नहीं कर सकता हूँ। तुम ही बता दो क्या करूँ मैं। अभय ने रूही को देख कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना था वो आप और आपकी फैमिली कर चुकी है। रूही ने बिना अभय को देखे कहा। क्यों, तुम्हारी फैमिली नहीं है? अभय ने रूही का चेहरा पकड़ अपने तरफ कर कहा। अगर मेरी होती तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाती। रूही ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। अभय क्या कहता, उससे दूर हटिए। रूही ने अभय को धक्का दे कहा। अभय दूर खड़ा हो गया, कपड़े उठाकर वॉशरूम चला गया। रूही अभय को जाते देख रही थी। सही कहते हैं लोग, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता, चाहे सास ससुर कितना भी प्यार करे, पर खुद के माँ बाप खुद के होते हैं। रूही ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में अभय वॉशरूम से बाहर निकला। उसने नीचे बस टॉवल लपेट रखा था। बस ए, रूही ने अपनी छोटी आँख कर कहा और दूसरी तरफ मुँह कर किया। ऐसा कर रही हो जैसे पहले कभी देखा नहीं है मुझे, अभय ने कहा। वो मिरर के पास आ गया। रूही ने उसकी बात सुन मुंह बना लिया। अभय मिरर के पास जाकर ड्रोज से मेडिकल किट निकल कर ट्यूब निकल अपनी पीठ पर लगाने की कोशिश करने लगा जहाँ जला था। रूही ने धीरे से बाहों पर सर पलटकर अभय की तरफ देखा, जो मिरर में देख कोशिश कर रहा था दवा लगाने की। रूही ने अभय को नीचे से ऊपर देखा। पलटकर लगाने से उसके हाथों के मसल्ड शोल्डर क्या कमाल के दिख रहे थे। एब्स देखकर तो रूही सांस लेना ही भूल गई थी और चौड़ी छाती, बालों से टपकता पानी में सी बल। रूही ने मुंह के से आवाज़ निकल गई। अभय ने पलटकर रूही को देखा, जो आंख बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लगा कि रूही उसके ऐसा करने से आंख बंद की हुई है। जाता हूँ, दवा लेने आया था बस, अभय ने कहा। वॉशरूम चला गया। रूही ने उसकी आवाज़ सुन आँख खोल कर देखा। अभय वॉशरूम चला गया और गेट भी लगा दिया। रूही ने मुंह बना लिया। यह आदमी उसे सिड्यूस करने के सारे काम करता है और बेचारी मैं जाती हूँ। रूही मन ही मन कहा और गहरी सांस लेकर अपने आप को स्टेबल करने लगी। थोड़ी देर में अभय वापस आया। उसने सिंपल टी शर्ट पहनी हुई थी और लोअर। गुस्से में आकर ट्यूब को वहीं मिरर के पास पटक दिया। अभय बड़बड़ाए जा रहा था, हाथ दुखने लगा, कर बना नहीं। रूही ने अभय को देखा जो बड़बड़ा रहा था। वो आकर बेड पर लेट गया। ये मेरी जगह है, कहीं और जाकर सो। रूही ने कहा। कल सोए थे ना, आज भी सो जाएंगे। अभय कंबल ओढ़ कहा। नहीं, रूही ने कहा। उठो यहाँ से वरना मैं जाती हूँ, रूही ने कहा। वो उठने लगी। अभय ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया और अपने बाजू में लेटा दिया। सो जाओ शांति से। अब आवाज़ निकली तो घर वाले कुछ और न समझने लगे। अभय ने रूही को अच्छे से पकड़ कहा। छोड़ो, और क्या समझने लगेंगे? रूही ने कहा। वही जो रात पति पत्नी करते हैं, अभय ने आराम से रूही के कान में कहा। क्या करते हैं? रूही ने अभय को छोटी छोटी आँख कर कहा। वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, अभय ने हंसते हुए कहा। रूही उसकी हंसी से समझ गई। उसने अपनी कोहनी अभय के पेट पर मार दी। आह, अभय पेट प्रैक्टिकल करने लगूंगा, फिर मत कहना, अभय ने हंसते हुए कहा। रूही मुंह खोले अभय की बेशर्मी देख रही थी। ये इंसान इतना बेशर्म है, पहले कभी इसने ऐसे बात नहीं की और अब बेधड़क ऐसे बोल रहा है। आई लव यू पगली, अभय ने रूही की नाक पर किस कर कहा। रूही अब और ज़्यादा शौक हो गई और उसे सामने से आई लव यू बोल रहा है, वो भी पूरे होश में। रूही चौंक करते हुए बोली। बुखार तो नहीं है? नहीं, अभय कंफ्यूज होते हुए बोला। बुखार से रूही को याद आया, लीना पर्सनल डॉक्टर। रूही अभय से दूर हो गई, उसके हाथ भी खुद से छुड़वा लिए। अभय ने रूही को देखा जो उससे दूर हो गई थी। क्या हुआ? अभय ने रूही को देखा तो कहा। रूही ने एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। दूर रहो, समझ आई बात? बुखार है तो जाओ उस अपनी पर्सनल डॉक्टर लीना के पास, रूही मुंह बनाते हुए बोली। किसने कहा लीना मेरी पर्सनल डॉक्टर है? अभय ने कंफ्यूज हो कहा। रूही अभय को बिना देखे कहा। आपके भाई ने। ये तुम्हारा क्यों कर रही हो बार बार? अभय ने रूही को देख कहा। जो सच है वही तो बोल रही हूँ, अब इसमें क्या बार बार बोलना? रूही अभय की बात सुन मुंह बनाकर कहा। उसके दिमाग में अभी भी एक इमेज घूम रही थी, अक्षय लीना की, जो कि उसके कंधे पर हाथ रखी हुई थी। लीना मेरे पर्सनल डॉक्टर के असिस्टेंट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो अभय ने कहा। वो आगे ही कहना चाहता था पर रूही ने बोलने ही नहीं दिया। तो हुई ना पर्सनल डॉक्टर, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, उसको जिसको रखना है रखो। रूही ने मुंह बना कहा। पलट कर दूसरी तरफ सर कर लिया, करवट बदल सो गई।
अबे उसे तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है रूही को, वो ऐसे तरह के मुंह क्यों बना रही है। उसके दिमाग में की बत्ती बहुत बाद जली। तब उसे समझ आया रूही को लीना से जलन हो रही है। रूही की हरकत पर हंसी आ रही थी। वो रूही के पास खिसक गया, पीछे से रूही को गले से लगाया लिया। दोनों ऐसे ही सो गए यहाँ रूही के घर में। रूही अभय कार्तिक के जाने के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। नीलेश जी का फ़ोन बजा। ज्योति जी नंबर देख वो सबको देखने लगी। किसका फ़ोन है? नीता जी ने नीलेश जी को देख कहा। भाभी का फ़ोन है। नीलेश जी ने कहा कि वो इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रही हैं? नीता जी घबराते हुए बोली। नीलेश जी ने फ़ोन उठाया। हेलो भाई साहब नमस्ते। फ़ोन के उस तरफ से ज्योति जी की आवाज़ आई। ज्योति जी कितना संकोच कर बात कर रही थी, ये सिर्फ वो जानती थी। जी भाभी जी नमस्ते, नीलेश जी ने कहा। वो कल इनके लिए घर पर पूजा रखी है, आप सबको आना है, ज्योति जी ने कहा और वो सामने बैठे सबको देख रही थी। सब उन्हें ही देख रहे थे। नीलेश जी सबको देखने लगे। नीलेश जी ने फ़ोन स्पीकर में रख कर दिया। जानते हैं हम सब समय गलत है और गलतियाँ भी बड़ी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमें माफ़ी मिल सके। ज्योति जी ने आराम से कहा। बच्चों के पीछे माँ बाप दुनिया से लड़ जाते हैं, फिर तो हम अपने। ज्योति जी ने कहा आप सब इनके लिए ज़रूर आइएगा। ज्योति जी ने कहा जी ज़रूर। नीलेश जी ने कहा। ज्योति जी ने नमस्कार कर फ़ोन रख दिया। सब नीलेश जी को देखने लगे। क्या करना है कल का नीता? नीता जी ने कहा हम कल जाएंगे, आप सब रेडी रहना। और रही बात रूही को कि ये उसका फैसला होगा कि उसे उस फैमिली के साथ रहना है कि नहीं, कोई उसे जोड़ नहीं देगा। नीलेश जी ने कहा आप अपने बड़े बेटे से भी कह देना। नीलेश जी ने नीता जी को से कहा। नीता जी ने हाँ में सर हिला दिया। वो समझ गई कि सक्षम से कहना है। नीता चेहरे में कुछ भारी सी चीज़ महसूस हुई। वो अपनी अच्छे से आंखें खोल उसे सबसे पहले छोटी छोटी उंगली दिखाई। उसने आराम से पलटकर दूसरी तरफ देखा जहाँ रूही आराम से पूरे बेड पर पसर कर सो रही थी। दोनों पैर एक दूसरे कोने में था। एक अभय के पैरों के ऊपर, एक हाथ सर के पास था तो दूसरा अभय के मुंह में। वो आराम से बेखबर सो रही थी, बिना किसी टेंशन के लिए। उसे ये तक याद नहीं था कि वो अब नींद की दवाइयाँ नहीं ले रही। अभय ने रूही के हाथ आराम से अपने मुंह से अलग कर बेड पर रख उठ गया। घड़ी में टाइम देखा, 5 बज रहे थे। आराम से उठकर वो वॉशरूम चला गया। रेडी होकर वो सो रही रूही वहाँ था। आज सुबह सुबह उतने जल्दी उठ गए? अभय ने देवेश को देख कहा। जल्दी नींद खुल गई, देवेश ने कहा। अभय ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो जिम करने लगा। सुबह के 7 बज रहे थे। अभय रूम में आया। रूही को सोता देख वो उससे उठने लगा। रूही उठो। अभय ने रूही के कंधे को पकड़ आराम से हिलाया। सोने दो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, रूही ने नींद में ही कहा। ये लड़की मुझे नींद में ही धमकी दे रही है, अभय ने खुद में ही बड़बड़ाया। अभय उसे वहीं सोता छोड़ कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर में वो बाहर निकला। रूही अभय अभी तक सो रही है। अभय ने घड़ी में टाइम देखा। वो रूही को बाद में उठने को सोच आराम से रेडी होकर नीचे चला गया। ऑफिस आज किसी को भी नहीं जाना था। वो लोग आज छुट्टी लेने वाले थे। घर में पूजा थी और कुछ पंडित को खाना भी खिला रहे थे, दान दे रहे थे। अभय सीढ़ियाँ उतर नीचे आ गया। पूरे घर की सफाई हो रही थी। कोना कोना चमक रहा था। सारे लोग इधर उधर हो रहे थे। कहीं खाने की खुशबू आ रही थी तो कहीं पूजा की अगरबत्ती की। दिव्या दादी मंदिर में बैठ कर पूजा का सामान रख रही थी। दादाजी हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देवेश बाहर से फूल माले लेने गया था। वो लेकर आ रहा था। ज्योति जी किचन में खाना खाने की देख रही थी। वो सारे स्टाफ में जल्दी जल्दी कराने को बोल रही थी। माँ हो जाएगा सब, आप टेंशन मत लो, अभय ने आराम से कहा बेटा अभी तो खाना नहीं बना है और पूजा की तैयारी भी नहीं हुई है, अभी प्रसाद भी बनाना है। ज्योति जी ने कहा। माँ हो जाएगा, देवेश ने कहा। तो पंडित जी को कह आया है ना? ज्योति जी ने कहा। हाँ, देवेश ने कहा। माँ जरा आप देख लेंगी, कुछ और तो नहीं चाहिए? ज्योति जी जल्दी जल्दी मंदिर गई। वहाँ सामान रख पूजा का दादी से पूछने लगी। हाँ, इसमें न थोड़े से चावल रख लेना। दादी ने थाल देख कहा। ठीक है। ज्योति जी फिर जल्दी से किचन में चली गई। वो चावल लेकर आई। रूही उठ गई। उसे बोलना रेडी होकर मेरे पास किचन में आएगी। ज्योति जी जल्दी में बोल गई। उन्हें एहसास हुआ कि था उसे। अभय ने आराम से कहा। सबने सांस ली आराम से। सब अपना काम करने लगे। 9:30 बजने को आए थे। रूही की नींद खुली। इधर
उधर देखा अभय रूही कहीं नहीं था। वो आराम से उठकर वॉशरूम चली गई। नहा धोकर वो अपना बिजनेस सूट पहनकर रेडी हुई, बालों को पौनी में बांधा, अपना लैपटॉप बैग लेकर अपने फ़ोन पर जीवन से आज की मीटिंग की बात करते करते वो रूम से बाहर निकली। हाँ, तुम सारा इंतजाम करके रखो, मैं बस पहुँच रही हूँ, रूही फ़ोन पर कहते हुई वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आने लगी। उसका ध्यान कहीं गया ही नहीं, बस वो फ़ोन पर ही बात करते करते आ रही थी। सबका ध्यान आवाज़ के साइड गया, सब उसे ही देखने लगे। बिजनेस सूट क्यों पहना है इसने, ये ऑफिस जा रही है पर क्यों? ज्योति जी भी किचन से बाहर निकली। बेटा, तुम ऑफिस जा रही हो? ज्योति जी ने रूही को देख कहा। वो आश्चर्य से में देख रही थी। रूही ने ज्योति जी को देखा जो उसे देख रही थी। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, सब उसे देख रहे थे। उसने पूरे घर को देखा, सजा हुआ था। उसे अब याद आया कि पूजा है। वो तो पूरी तरह से भूल गई थी। तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? अभय ने रूही से पूछा। क्यों जाते हैं ऑफिस? रूही ने अभय को देख कहा। आज पूजा है, बताया था ना कि फिर क्यों? अभय ने आराम से कहा। तो पूजा है तो मैं क्या करूं? रूही ने सबको देख कहा। बेटा, इस पूजा में घर के सबका रहना जरूरी है, दादी ने कहा। तो आप लोग सब तो हैं बेटा, ये तुम्हारी भी फैमिली है जैसे अभय की है, दादी ने कहा। ये मेरी फैमिली नहीं है, ये सिर्फ इनकी फैमिली है। मैं तो इस घर की खुशियाँ छीनने वाली एक बाजारू लड़की हूँ। रूही ने सबको एक नज़र देख कहा। कोई कुछ नहीं बोला, सबका चेहरा नीचे हो गया। रूही वहाँ सबको एक नज़र देख बाहर जाने लगी। हमें माफ़ कर दो बेटा, दादी ने रूही को देख हाथ जोड़ कहा। रूही ने उनकी तरफ देखा। हाथ जोड़ खड़ी दादी के पास वो आई। मुझे आप पाप का भागीदार मत बनाओ, रूही ने उनके हाथ नीचे कर कहा। भाभी, आप मेरे किए की सज़ा घर वालों को मत दीजिए, दिव्या ने रूही को देख कहा। आप मेरी वजह से प्लीज़ पूजा मत छोड़िए, मैं रूम के अंदर ही रहूँगी, पर आप मत जाइए, दिव्या ने आराम से कहा। उसकी आंखों से में आंसू थे। जो उसने किए उसका पछतावा था। आप क्यों जा रही हो? आपका तो घर है। मैं जाती हूँ ना। क्या पता जो मेहमान आए उन्हें मैं अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा न लूँ, जैसे आपके भाई और आपके बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाया, रूही ने दिव्या को देख कहा। दिव्या का सर नीचे हो गया। भाभी, देवेश कुछ बोलने को हुआ कि रूही उसकी बात बीच में टोक कहा। मुझे बार बार भाभी बोलना बंद कर दो, मैं तुम्हारी भाभी बनने लायक नहीं हूँ। शर्म नहीं आती अब तुम्हें भाभी बोलते हुए? देवेश ने सर नीचे कर लिया। रूही, बस पूजा तक रुक जाओ, अभय ने आराम से कहा। क्यों रुकूं? आप रुक तो मुझे जलील करते वक्त एक बार भी सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ? कैसा मैं बोलती बंद कर दी थी। क्या बोलता वो? बस उसके पास अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं गया, सिर्फ पछताने के। रूही ने सबको देखा, वो बाहर जाने लगी। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूही को रोकने की। वो बस अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ चमत्कार कर दे जिससे रूही रुक जाए। रूही गेट के पास पहुंची थी कि आवाज़ आई, राधे राधे भक्तों। सब उस आवाज़ की तरफ देखने लगे। पंडित जी खड़े थे, उनके साथ और पंडित जी लोग थे। राधे राधे सब हाथ जोड़ बोले। आइए पंडित जी। दादी ने सर पर पल्लू रख लिया। रूही पंडित जी लोगों को देखने लगी। पंडित जी अंदर आ गए। रूही गेट के बाहर निकलने लगी। पुत्री, आप तो इस घर की बहू हैं, आप आज कहाँ जा रही हैं? क्या आप पूजा में उपस्थित नहीं होंगी? पंडित जी ने रूही को देख कहा। रूही ने सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। पंडित जी ने आराम से अपनी शुद्ध वाणी में कहा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। रूही ने पंडित जी की बात सुनी, सर नीचे कर कहा, हाँ, मैं हिला दिया। वो धीरे से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सबने रूही को जाता देख अंदर ही अंदर शांति ली। पता नहीं कैसे भगवान का शुक्रिया करे, समझ ही नहीं आ रहा। दादी ज्योति जी ने पंडित जी को आराम से मंदिर में बैठाया और सामान दिखाकर आराम से पूछने लगी, और किस सामान की ज़रूरत है? भोग की तैयारी करो, पंडित जी ने ज्योति जी से कहा। ज्योति जी ने हाँ में सर हिला दिया। वो वहाँ से बाहर गार्डन तरफ चली गई जहाँ खाना बनना था। पूरा खाना चूल्हे में बन रहा था। स्टाफ मेहमानों और दान के लिए खाना बना रहे थे। आज सबने ट्रेडिशनल वेयर पहना था। ज्योति जी वहाँ एक छोटे से चूल्हे में कढ़ाई रख प्रसाद बनने वाली लगी। रूही रूम में आई। वो मुँह को सोचती हूँ उतना ही करीब आ जाती हूँ। ये सब इतना ज़्यादा उलझ रहा है। रूही अपना सर पकड़ बैठ गई। गेट पर नॉक हुआ। रूही ने आने को कहा। दिव्या गेट खोल अंदर आई। वो भाभी, दिव्या ने आराम से सर झुका कहा। रूही दिव्या को देख खड़ी हो गई। ये माँ ने साड़ी भेजी है, इसे आपको पूजा में पहनना है, दिव्या ने कहा। रख दो, रूही ने बेरुखी से कहा। दिव्या ने बेड पर थाल रख दी और बाहर चली गई। रूही ने बेड पर थाल को देखा जिसमें सारा सामान था सुहाग का। वो साड़ी उठा बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो बाहर निकली। पेटीकोट ब्लाउज पहने वो
बाहर आई। आह आह, सामने देख, वो चीख उठी। सामने खड़ा अभय ही भी उसे देख डर गया। पगली, मुझे डरा दिया ना। अभय मिरर के पास अपने सीने पर हाथ रख बोला, आप इधर क्या कर रहे हैं? रूही खुद को ढक बोली, इधर क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब है? ये मेरा भी रूम है, इसके अलावा कहाँ जाऊँगा? अभय ने रूही को देख कहा। उसकी नज़र रूही पर गई नहीं थी कि वो कैसी खड़ी है, बस उसके चेहरे पर थी जो बिना मेकअप के ग्लो कर रहा था। निकलो इधर से, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। तुम चिल्ला क्यों रही हो? अभय ने आराम से कहा। मुझे कपड़े पहनना है, रूही इरिटेट होते हुए बोली। अभय की नज़र अब जाकर रूही पर अच्छे से पड़ी। वो उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। रूही अभय के ऐसा देखने से अपने आप को साड़ी में से छुपाने लगी। जाओ ना, रूही उसको ऐसे देखते देखते देख बोली। अभय ने हाँ में सर में हिला दिया। वो अपने कपड़े उठा बाहर निकल गया। रूही ने उसके जाते ही गेट अंदर से लगा दिया। धीरे धीरे अपनी साड़ी पहनने लगी। इधर रूही के घर पर नीता जी, नीलेश जी और दोनों सोफे में रेडी बैठे थे। नीलेश जी ने कुर्ता पहना था और नीता जी ने साड़ी। विशाल और प्रिया, आसिमा, नीति, सक्षम, राजवीर खड़े हुए थे। सिया व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। क्यों नहीं जाना है वहाँ पर? नीलेश जी ने गुस्से में सबसे पूछा। पापा, हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए, नीति ने आराम से कहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो हुआ वो भूल जाएं, पर वहाँ तुम लोगों की बहन है, ये बात याद कर लेना अच्छे से, नीलेश जी ने कहा। वो दोनों खड़े हुए बाहर निकल गए। सक्षम रूम में चला गया। अभी सुबह ही तो आया था वो घर पर। अब में ये सब वहीं सोफे में बैठ गए। आर्यन बिला। सारी तैयारी हो गई थी। ज्योति जी का प्रसाद भी बन गया था। नीता जी और नीलेश जी को गाड़ी आकर रुकी। वो सब बाहर देखने लगे। नीता जी, नीलेश जी को आता देख सबके दिलों में शांति सी हुई। नमस्कार भाई साहब। ज्योति जी हाथ जोड़कर नीलेश जी के पास आई। नीता जी से गले मिली। दोनों ने दादा दादी के पैर छुए। देवेश, अभय ने दोनों के पैर छुए। ऋत्विक भी आ गया। उसने सबको नमस्ते कर सबके पैर छू लिए। कितने दिन बाद वो घर आया था। कार्तिक और नियम भी साथ में आ गए थे। रूही कहाँ है? नीता जी ने चारों तरफ देख कहा। ज्योति जी ने सर नीचे कर लिया। वो वॉशरूम में है, वो रूम में है, अभय ने आराम से कहा। नीता जी, नीलेश जी एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी की आवाज़ आई, अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए, पंडित जी ने कहा। सब बैठने लगे, पर एक बार सबकी नज़र ऊपर रूम में अभय के रूम की तरफ गई जहाँ गेट लगा था। रूही रेडी होकर बाहर आई। वो धीरे धीरे चलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। पायल की आवाज़ पूरे घर में घुल गई। सबकी नज़र उसी तरफ चली गई जहाँ से रूही आ रही थी। लाल और क्रीम बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी, गले में हार, मंगलसूत्र, कानों में बड़े बड़े झुमके, हल्का सा मेकअप, होठों पर लाल न्यूड लिपस्टिक, माथे में छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ी, बड़े बड़े कड़े रिंग और सबसे सुंदर उसकी मांग में सजा अभय के नाम से सिंदूर, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय बस एकटक रूही को देख रहा था। कितने दिन हो गए उसे रूही का ये रूप देखे हुए। उसका जी चाह रहा था कि बस रूही को ऐसे देखता रहे। रूही ने सबको देखा, सब उसे देख रहे थे। नीता जी नीलेश जी को देख वो उनके पास आ गई। ऋत्विक ने रूही को गले से लगा लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मम्मा की तरह, ऋत्विक ने रूही के माथे पर किस कर कहा। रूही ने हल्की सी स्माइल कर दिया। नीता जी ने अपनी आंखों से काजल लेकर काला टीका लगा दिया। किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को, नीता जी ने कहा। ज्योति जी को वो दिन याद आ गया जब एनिवर्सरी में उन्होंने रूही की नज़र उतारते हुए कहा था यही शब्द। आज वो वहाँ नहीं खड़ी हैं, बस काश वो भी ऐसे ही रूही को पकड़ बोले। सच में वो लग ही बहुत खूबसूरत रही थी, बस वो दूर से ही उसकी नज़र उतार सकती थी। चलिए, मुहूर्त का समय निकल रहा है, पंडित जी ने की आवाज़ आई। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए।